हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, दो तीन डेरिवेशंस भी करी उस पर बेस्ड। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर रहेगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? बहुत बेसिक से सुना समझा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है दो चार्जेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर एक 1 कूलम का है तो दूसरा भी 1 कूलम का होगा, लेकिन वो अपोजिट इन नेचर होंगे। अगर एक 1 कूलम है +1 कूलम है तो दूसरा -1 कूलम का होगा। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर बहुत छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो एक अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट को हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल इज एन अरेंजमेंट किसका? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते होगे पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो वहां पर आप पोलर मॉलिक्यूल्स में देखते होगे कि जो एक एक जो आपका मॉलिक्यूल में एक आपका एटम है वो थोड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा एटम थोड़ा इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर का है, जिस वजह से क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट होगा। ठीक है, तो डाइपोल कहां क्रिएट होता है? बेसिकली जो हमारे मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनमें होता है, नॉन पोलर में नहीं होता। नॉन पोलर में दोनों इक्वल, जो जो भी मॉलिक्यूल बना है जितने भी एटम से, वो उनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव या जो चार्जेस हैं वो सेंटर में होते हैं बिल्कुल मॉलिक्यूल के, तो वहां नहीं होता डाइपोल। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डाइपोल आता है। खैर केमिस्ट्री की बात नहीं करते हैं, फिजिक्स में ही रहने देते हैं इस चीज को। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग डाइपोल क्या है? डाइपोल अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, बहुत शॉर्ट दूरी है उनके बीच में, बहुत कम दूरी है उनके बीच में, तो उस अरेंजमेंट को हम डाइपोल बोलते हैं। क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं डाइपोल बनाऊं, अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं, तो मान लेते हैं ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और ये बहुत छोटी दूरी पर रखे हुए हैं, डिस्टेंस बहुत कम है इनके बीच में, तो ये अरेंजमेंट हमारा डाइपोल, ये पूरा अरेंजमेंट डाइपोल है। ध्यान रखना, चार्जेस सिर्फ अपोजिट नेचर के नहीं होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या फिर अगर बराबर है तो अपोजिट इन नेचर होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों चार्जेस, अब जैसे मैं बनाऊं ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन नेचर सेम है, तो ये डाइपोल नहीं होगा। अगर माइनस क्यू चार्ज है और ये भी माइनस क्यू चार्ज है तो ये अरेंजमेंट भी डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल होने के लिए मैग्नीट्यूड का बराबर होना और नेचर को अपोजिट होना सख्त जरूरी है, तभी वो डाइपोल कहलाएगा। वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? डाइपोल। मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है और ये -2 क्यू चार्ज है, तो यहां देखो ये भी डाइपोल नहीं है, क्योंकि चार्जेस का नेचर तो अपोजिट हो गया लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो ये भी डाइपोल नहीं है। तो डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस जो कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं, उनके अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं। हाँ, ये बहुत छोटी दूरी पर रखे जाते हैं, मतलब बहुत छोटी दूरी से सेपरेटेड होते हैं, बहुत कम दूरी से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस डाटा या केप्ट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। यहां पर एक बात मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूं, ये जो इनके बीच की दूरी है ना, हम इसको 2a या 2l, जो भी आप लेना चाहो ले लो, 2 के टर्म्स में लेना है। हमें पूरी डिस्टेंस को 2a लेना है, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a हो गई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a हो गई। अब कहोगे सर ये 2a क्यों लिया, a भी तो ले सकते थे। 2a क्यों लिया? क्योंकि अभी हम डाइपोल पर बेस्ड कुछ डेरिवेशंस को करेंगे, जैसे डाइपोल का टॉर्क निकालेंगे, डाइपोल की वजह से फील्ड निकालेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ये डिस्टेंस 2a लेने से क्या होगा, डेरिवेशन काफी आसानी से हो जाएगी। अगर हम इस डिस्टेंस को, पूरी डिस्टेंस को a ले लेंगे तो वहां पर फिर हमें a/2 टर्म को झेलना पड़ जाएगा, जो कि काफी ज्यादा क्या करेगा, डेरिवेशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। ठीक है, इसलिए हम ये जो डिस्टेंस मानते हैं ये 2a मानते हैं। तो यहां पर डाइपोल क्या है? डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा डाइपोल हो गया। अच्छा, अब यहां पर डाइपोल जो होता है ना, हर डाइपोल की स्ट्रेंथ होती है। जैसे ये मेरा अरेंजमेंट है, ये डाइपोल है, तो इस डाइपोल की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ किस मामले में कि ये इलेक्ट्रिक, अगर हम ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये डाइपोल कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये कैसा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इसके लिए हमें इसकी डाइपोल स्ट्रेंथ का पता होना जरूरी है। देखो हर डाइपोल का एक डाइपोल स्ट्रेंथ होता है।
हर डाइपोल का क्या होता है, डाइपोल स्ट्रेंथ होता है, जिससे ये पता लगता है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करने वाला। देखो अब यहां पर जब भी ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, दोनों चार्जेस हैं, तो दोनों की फील्ड होगी, लेकिन इनकी जो नेट फील्ड होगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक होगी, ये हम इनके डाइपोल मोमेंट से पता करेंगे। डाइपोल मोमेंट को हम लिटरली, डाइपोल मोमेंट या डाइपोल स्ट्रेंथ को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये क्या होती है, ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे आप प्लस क्यू का ले लो चाहे माइनस क्यू का, मैग्नीट्यूड तो क्यू ही आना है। देखो हम साइन नहीं रखेंगे, हम मैग्नीट्यूड रखेंगे, ठीक है। और यहां पर इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। देखो ये जो दूरी है ना, ये वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर, इनके बीच की जो दूरी है वो पोजीशन वेक्टर है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू की तरफ होती है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहां पर ये हमारा डाइपोल हो गया, डाइपोल स्ट्रेंथ हो गया, किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करेगा अपने आसपास, टॉर्क ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। स्ट्रेंथ कम होगी तो फील्ड कम क्रिएट करेगा और टॉर्क भी इस पर कम काम करेगा, ठीक है। मैं टॉर्क वर्ड का यूज बार बार बोल रहा हूं, इसका अभी हम आगे जिक्र करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इस पर बेस, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में आप डाइपोल को समझिए कि डाइपोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और जितना कम होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है डाइपोल मोमेंट। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, कितना पावरफुल डाइपोल है ये दोनों चार्जेस का जो अरेंजमेंट हो कितना पावरफुल है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले बता दिया। whose magnitude is either charge times the separation between them। इधर चार्ज, किसी भी एक का चार्ज उठा लीजिए, सेम ही आना है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन देम, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल स्ट्रेंथ की, डाइपोल मोमेंट या डाइपोल स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है डाइपोल का। क्या होता है डाइपोल, डाइपोल अरेंजमेंट होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो कि बहुत छोटी दूरी पर रखे जाते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डाइपोल, जो भी दो चार्जेस से ये डाइपोल बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की दूरी से हमें डाइपोल स्ट्रेंथ का पता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डेफिनेशंस वगैरह जो भी लिखी गई है, चल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है हमें, हमें डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक्सियल पॉइंट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया। आप देख सकते हैं ए बी सी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और डी और ई वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो ए बी सी आपस में एक्सियल है क्योंकि वो सेम एक्सिस पर लाई कर, सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर। तो एक्सियल का मतलब होता है सेम स्ट्रेट लाइन या सेम एक्सिस में लाई करना, सेम स्ट्रेट लाइन या सेम एक्सिस में लाई करना। ए के लिए डी एक्सियल नहीं है, ए के लिए डी एक्सियल नहीं है, बी के लिए डी एक्सियल नहीं है, ए के लिए बी एक्सियल है और ए के लिए सी एक्सियल है। उसी तरह बी के लिए ए और सी एक्सियल है। एक्सियल का मतलब सेम एक्सिस पर लाई करना या सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट्स कहेंगे। अब जैसे डी और ई आपस में एक्सियल है, वो सेम एक्सिस पर लाई कर रहे हैं या सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम एक्सियल कहते हैं। इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल का मतलब होता है जैसे अगर ये मेरा कोई लाइन सेगमेंट, ये मेरा कोई, अभी हम इक्वेटोरियल को भी पढ़ेंगे इसीलिए बता रहा हूं, ये मेरा कोई लाइन सेगमेंट है और ये उसका मिड पॉइंट है, ये उसका मिड पॉइंट है। अगर मैं किसी मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पास कराऊं, क्या करूं, मैं मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पास करूं, तो यहां क्या होगा, ये जो लाइन है इस पर फॉल करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे पी क्यू आर एस, ये सभी इक्वेटोरियल होंगे। इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, चाहे यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लूं, यहां पर कोई पॉइंट ले लूं, ये ले लूं ए और ये ले लूं बी, तो ए और बी के लिए ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट्स है। क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अगर डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है
ये प्लस क्यू चार्ज है और इनका मिड पॉइंट है O, ठीक है। ये पूरी दूरी हमारी कितनी है 2a है, और अगर O सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी A हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी A हो जाएगी। अब हमें एक्सियल पॉइंट पर निकालना है, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में, तो इसी को मैं, इसी लाइन को, जो लाइन सेगमेंट है जिस पर दोनों चार्ज हैं, इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे बढ़ा देता हूँ। आप इधर भी निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तकलीफ की बात नहीं, दोनों तरफ कर सकते हो। मान लेते हैं हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है, हम इस पॉइंट P पर देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक, हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं। वही पुराना तरीका, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस की वजह से अगर हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड होगी उसका वेक्टर सम कर देंगे, नेट फील्ड आ जाएगी। तो अगर मैं प्लस क्यू, अच्छा ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, ये हमारे सेंटर से x दूरी पर, डाइपोल के सेंटर से कहां पर है, x दूरी पर है, कहां पर है, x दूरी पर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें P पॉइंट पर क्या निकालना है, हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम देखते हैं प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की जो फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। ये पॉइंट मैं दे देता हूं A नाम, इसका नाम दे देता हूं B। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पर B की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी यहाँ फील्ड होगी P पॉइंट पर, तो किधर होगी, माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, किधर होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो ये देखिए इधर होगी फील्ड, ये हो जाएगा EPA, इधर फील्ड होगी, आ रही है बात समझ में, EPA इधर फील्ड होगी, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, अब हम पहले देखेंगे EPA का मैग्नीट्यूड क्या है, हम EPA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जो EPA है वो क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पर रखेगा चार्ज की वजह से क्या होगी, K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, अपॉन डिस्टेंस E। अच्छा A और P के बीच की दूरी बताना मुझे आप लोग, A और P के बीच की दूरी, देखिए O से P तक जो है वो x है दूरी, और O से A तक जो दूरी है A है, तो A से P की दूरी क्या होगी, OA और OP दोनों का जोड़ करके होगी ना दूरी, ये पूरी दूरी होगी ना A से P की, तो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक A है, तो वेरी गुड, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस ए हो जाएगी। आप देखिए ध्यान से, x प्लस ए, मैं क्या कह रहा हूं, A से P की दूरी क्या होगी, A से O और O से P जोड़ दीजिए, पूरी दूरी आ जाएगी। तो A से O की दूरी कितनी है, A है, और O से P की दूरी कितनी है, x है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई A से P की, हो गई x प्लस ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ बाय आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर हम निकाल रहे हैं, ये आ गया, ठीक है। बात करते हैं, हम EPB निकालते हैं, P पर रखे गए चार्ज की वजह से, तो चार्ज K इंटू चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड, देखो चार्जेस का साइन नहीं रखते हैं, यहाँ पर मैंने माइनस क्यों नहीं रखा, माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि चार्जेस का साइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ये निगेटिव चार्ज था तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, ये पॉजिटिव चार्ज था तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी। तो जो चार्जेस का साइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड बताता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोर्स में भी सेम होता है। अच्छा, अब हमें P से B की दूरी देखनी है, P से B की दूरी, तो देखिए O से P जो है मैं यहां बना देता हूं, ये O है मान लीजिए और ये P है, O से P की दूरी x है और O से B की दूरी, ये B पॉइंट है, O से B की दूरी A है। अब मुझे B से P की दूरी निकालना, तो मैं x में से अगर A माइनस कर दूं, मैं x में से मैं A माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे BP मिल जाएगा ना, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे BP मिल जाएगा। तो B से P की दूरी x माइनस ए हो जाएगी, B से P की दूरी क्या हो जाएगी, x माइनस ए हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, बिल्कुल 180 डिग्री बना रही है, बिल्कुल कितना एंगल बना रही है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिल्कुल 180, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे यहां पर, अच्छा एक बात मुझे बताओ, EPA बड़ा होगा या EPB बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा, देखो दोनों का KQ तो सेम है, डिस्टेंस की वजह से फील्ड बढ़ या घट जाएगी। तो देखो हमें पता है नीचे जितना बड़ा नंबर होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, नीचे जितना बड़ा नंबर होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है 1/4, 1/8 या 1/16 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, क्या 1/16 सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा है। नीचे जितना बड़ा नंबर ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है, ठीक है, नीचे जितना बड़ा नंबर ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। तो हमें पता है कि ये छोटा है मैग्नीट्यूड, तो ये EPB बड़ा होगा, यहां पर साफ दिख रहा है जो EPB है वो बड़ा है EPA से, ठीक है, ये दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे,
देखिए अब हमें पता ईपीबी बड़ा है, तो देखिए जब दो वेक्टर्स के बीच में बिल्कुल 180 डिग्री बनता है ना, तो जो रिजल्टेंट फील्ड होती है, मतलब दोनों की वजह से जो फील्ड होगी वो बड़े की तरफ होगी। तो बड़ा फील्ड किधर, इस तरफ है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो नेट फील्ड का जो डायरेक्शन हमें पता चल गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ईपी का, तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है आपने वेक्टर्स में, उसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ईपीए स्क्वायर प्लस ईपीबी स्क्वायर प्लस 2 ईपीए ईपीबी कॉस 180। कितना एंगल है दोनों में, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्या आएगा यहां से, ईपीए स्क्वायर प्लस ईपीबी स्क्वायर। कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 -1 होता है ना, कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। अच्छा ये -1 इंटू 2 है ना, तो -2 हो जाएगा वो। ठीक है, ये हो जाएगा -2 ईपीए ईपीबी। अच्छा ध्यान से समझना, ये क्या कोई फॉर्मूला नहीं बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी का बन गया ना। इसको उस फॉर्म में करते तो बड़ा कौन है, बड़ा ईपीबी है ना, तो हम इसको ये लिखेंगे, ईपीबी स्क्वायर माइनस ईपीए स्क्वायर, ईपीबी माइनस ईपीए का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, ये देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ईपी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, हमें ईपीबी को माइनस कर देना है ईपीए से। अब मैं आपको एक बार डायरेक्टली बता देता हूं, यहां पर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर दो वेक्टर्स में 180 डिग्री बनता है ना, तो हमेशा रिजल्टेंट जो आता है वो सब्ट्रैक्ट करके ही आता है। जैसे यहां आ रहा है, हमने पूरा पैरेललोग्राम लॉ लगाया, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया कि जब भी रिजल्टेंट आपको निकालना है दो वेक्टर्स का, और दोनों वेक्टर्स 180 डिग्री बना रहे हैं आपस में, तो बड़े वेक्टर में से छोटे को माइनस कर दीजिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बड़ा आसान है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, करते हैं माइनस, ईपी निकालते हैं, ईपीबी माइनस ईपीए। ठीक है, तो क्या आएगा, ईपीबी कितना है, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, माइनस ईपीए कितना है, के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सबसे अच्छा काम लगता है कॉमन निकालना, निकालिए कॉमन। अब बस हमें इसको सॉल्व कर रहे हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाना है। देखिए ध्यान से, यहां पर एलसीएम लेना है, तो ऐसे केसेस में एलसीएम लेना बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये वाला टर्म इधर लिख दीजिए, माइनस ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 से, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, इधर जगह दिख रही है मुझे, इधर जगह खाली, इधर करते हैं सॉल्व। ठीक है, थोड़ा इधर उधर करता हूं तो ध्यान से देखा करो मैंने कैसे कैसे किया। ठीक है, अभी यहां पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, फिर से ब्रैकेट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ax, क्योंकि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अपॉन, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं, जो नीचे वाला टर्म है मैं उसको ये लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ओके सर ये कैसे लिख दिया है, ये कहां से आ गया अचानक से, चलो इधर ध्यान दो कैसे आया बताता हूँ। ये x माइनस ए का स्क्वायर है नीचे, और x प्लस ए का स्क्वायर, यही ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लूं, बिल्कुल ले सकता हूँ, मैंने दोनों का स्क्वायर क्या करा, कॉमन कॉमन ले लिया। अब यहां देखो, x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये पूरा लिखने के बजाय मैं इसको शॉर्ट में ये लिख सकता हूं, और वही लिखूंगा। चलिए ये समझ में आ गया आपको, ये चीज समझ में आई। इसको मैं मिटा रहा हूं, मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, समझ गए होंगे आपको। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट में, अब देखिए यहां पर
ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है ना, तो बाहर माइनस होता है तो अंदर जो भी प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो भी माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, लिखते हैं उसको, यहां दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, यहां बचा के क्यू, टू ए एक्स प्लस टू ए एक्स कितना हो जाएगा, फोर ए एक्स हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इस फोर ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं फोर ए एक्स को टू इंटू टू ए लिख सकता हूँ, फोर ए को टू इंटू टू ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल, टू टू सा फोर, वापस फोर ए मिल जाएगा हमें, ठीक है। और आपको पता है कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज क्यू है ना, चार्ज क्यू है और डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, टू है, चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डाइपोल होता है, तो हम चार्ज इंटू डिस्टेंस को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, डाइपोल लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, डाइपोल लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर हमें अगर फील्ड निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसमें कंसिडरेशन करेंगे, कंसिडरेशन क्या करेंगे, मान लीजिए ये जो ए है ये बहुत छोटा है एक्स से, बहुत ज्यादा, मतलब जो डाइपोल के बीच की जो दूरी है वो बहुत, जैसे मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इनके बीच की दूरी, और मुझे यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसके बीच की दूरी बहुत छोटी हो जाएगी ना एज कंपेयर टू ये जो दूरी है डाइपोल से पॉइंट की, तो उस केस में हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, ए को जीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए को जीरो मान लेंगे, और ए को जब जीरो मानेंगे, जब हम ए को जीरो मानेंगे तो यहां दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, ए को जब हम जीरो मानेंगे तो यहां पर क्या होगा, रुकिए मैं यहां लिखता यहां लिख देता हूं, ए को जब हम जीरो मानेंगे, फाइनल फॉर्मूला भी है, सेंटर में रहेगा, अच्छी बात है, तो ए को जीरो मानने से, देखो ए को जीरो मानते ही एक्स स्क्वायर की पावर, मतलब देखो कर ही देता हूं, ए को जीरो रखोगे यहां पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो स्क्वायर कुछ होता है, कुछ नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर बचेगा बस अंदर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर हो जाएगा ना, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एक्स की पावर फोर हो जाएगा। अच्छा, एक्स की पावर फोर नीचे और एक्स ऊपर, तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टू के पी अपॉन एक्स क्यूब, टू के पी अपॉन, तो ये हमारी एक्सियल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई डाइपोल की, ठीक है। अच्छा, ये कब आएगा फॉर्मूला, जब एक्स बहुत बड़ा होगा टू ए से, टू ए से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सियल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब यहां पर देखो, चलो स्ट्रेंथ तो आ गया, देखो मैं पहले ही बता दूं, जब ए और एक्स के बीच का डिफरेंस कम, मतलब ए, मतलब मान लेते अगर ए 5 सेंटीमीटर तो एक्स 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तब तो ए को आपको रखना पड़ेगा। लेकिन मैं बोल दूं कि आपका ए जो है वो 5 मिलीमीटर है और एक्स आपका 20 सेंटीमीटर है, तो 5 मिलीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करूंगा 200 मिलीमीटर, तो 200 मिलीमीटर के लिए 5 मिलीमीटर का कोई वैल्यू है, बहुत छोटा है ना, तो उस केस में आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एक्स और ए के बीच का डिफरेंस कम हो, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एक्स बहुत बड़ा हो टू ए से, यानी डाइपोल के बीच की दूरी से, ठीक है। चलिए, और एक चीज यहां पर आप नोटिस करिएगा, डाइपोल की डायरेक्शन हमने क्या पढ़ी थी, हमने डाइपोल की डायरेक्शन पढ़ी थी निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये हमारी डाइपोल की डायरेक्शन होती है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर आ रही है, उसी साइड जा रही है जिधर डाइपोल है, तो एक्सियल पॉइंट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल के अलोंग होती है, जिधर डाइपोल की डायरेक्शन होगी उधर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, समझ गए। इस डेरिवेशन को स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं इधर उधर करता हूं रेगुलर वे में, लेकिन जब मैं समझाता हूं तो ध्यान से समझोगे तो तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैं कैसे कर रहा हूं डेरिवेशंस को, ठीक है। होपफुली मैं स्क्रीन पे ना आऊं, मैं हट जाता हूं थोड़ा, ठीक है, इसको लिख लो। चलिए ठीक है, हो गया होगा, आई होप हो गया होगा, नहीं हुआ तो 1 मिनट और ले लो।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, बस डेरिवेशन करते हैं आप। तो हमारा मान लेते हैं ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल की लेंथ हो गई, तो ये 2a हो गया, और यहां से यहां क्या हो गया, a हो गया, और ये भी a हो गया। ये सेंटर O मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये B है। अब सेंटर पे जो परपेंडिकुलर लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर लाइन, सेंटर पे जो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर लाइन पर जो भी पॉइंट है वो हमारा डाइपोल होगा। क्या होगा, डाइपोल होगा। इस फिगर को थोड़ा नीचे से बनाना चाहिए मुझे, रुकिए एक सेकेंड। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये इनके बीच की दूरी, ठीक है। ये मिड पॉइंट, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। ये डिस्टेंस क्या होती है, a होती है, और ये डिस्टेंस आधी a हो जाएगी। अब मैं सेंटर से किसी पॉइंट, देखो सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करे इस पर जो भी पॉइंट होगा ये वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। मैं यहाँ ले सकता हूँ, ऊपर ले सकता हूँ, यहाँ पर कहीं ले सकता हूँ, कहीं पर भी ले सकता हूँ। ये पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। मान लिया सेंटर से x दूरी पर है ये पॉइंट, जो डिस्टेंस है ये x है। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर, यहां पर इस पॉइंट पर मुझे पता करना है। तो यहां से माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है ना, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट का नाम मैं पी दे देता हूँ, ठीक है, पी पॉइंट नाम दे देता हूँ उसका। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए हो जाएगा। अच्छा, ए की वजह से अवे फ्रॉम द पॉइंट या अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हो जाएगा। ये जो प्लस चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, जो जिस पॉइंट पर मैं फील्ड देखूंगा अवे फ्रॉम दैट पॉइंट भी होगी। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी, मतलब बी पर रखेगा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक। रिजल्टेंट किधर होगी, तो रिजल्टेंट के लिए आप डायरेक्शन कैसे निकालते हो, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। यहां पर इस ईपीबी को मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, आपने वेक्टर लॉ अगर पढ़ा होगा तो वहां पर क्या कंडीशन होती है कि जब वेक्टर के हेड पर टेल होता है तो आप रिजल्टेंट निकालते हो। यहां पर आप देखो ईपीए का टेल भी इधर है, ईपीबी का भी टेल इधर है, दोनों वेक्टर्स का हेड इधर, एक का हेड इधर, एक का हेड इधर है, लेकिन दोनों की टेल आपस में जुड़ी है। तो रिजल्टेंट कब आता है, जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल पर हो। उस केस में आप वेक्टर शिफ्टिंग करते हो। आप क्या करते हो, आप एक वेक्टर को शिफ्ट करके दूसरे के हेड पर लाके रख देते हो। जैसे मैंने क्या किया, ईपीबी को मैंने इधर शिफ्ट किया, देखो एकदम पैरेलल शिफ्ट किया ताकि डायरेक्शन ना बदले, क्योंकि जो ईपीबी की डायरेक्शन है वही अगर इसकी भी डायरेक्शन हुई और जो मैग्नीट्यूड ईपीबी का है वही मैग्नीट्यूड इसका है तो दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट इसके साथ आएगा वही रिजल्टेंट इसके साथ आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने वेक्टर शिफ्ट किया तो रिजल्टेंट किधर आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है ऐसा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर आ रही है कुछ इधर आ रही है, अरे बस समझो कुछ इधर आ रही है, ठीक है। अभी लेकिन पहले डायरेक्शन तो आ गई, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले हम ईपीए निकालेंगे। हम ईपीए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ईपीए का मैग्नीट्यूड। ईपीए क्या होगा, के क्यू बाय आर। ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस हो गया। और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हमें तो हाइपोटेनस चाहिए ना, ये लेंथ चाहिए। तो h कितना आ जाएगा, रूट कर देंगे इस साइड, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया रूट में, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ईपीए कितना होगा, के चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है यहां पर, ए पर, क्यू है, और डिस्टेंस कितनी है, ए से पी की डिस्टेंस अभी तो निकाली, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब हम ईपीबी निकालेंगे।
ईपीबी निकालेंगे तो ईपीबी कैसे निकालेंगे, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यहां पर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, तो ये भी हाइपोटेनस हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहां पर देखो परपेंडिकुलर बेस सेम है, तो हाइपोटेनस भी वही आने वाला है, ठीक है, वही डिस्टेंस आने वाली। ये भी डिस्टेंस कितनी आएगी, ये भी डिस्टेंस कितनी आएगी, ये भी डिस्टेंस आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, जो ये आई थी। तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, के चार्ज भी वही है, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब सेम आ रहा है ना। हम देख सकते हैं कि ईपीए और ईपीबी का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ईपीए और ईपीबी का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। अब यहां पर देखो रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट ईपी कैसे आएगा, वेक्टर सम करके आएगा। लेकिन यहां पर आप वेक्टर सम जब करोगे और रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पीए और पीबी के बीच का एंगल पता होना चाहिए, आपको ये एंगल पता होना चाहिए। रिजल्टेंट निकालते समय जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो आप वहां कॉस थीटा रखते हो, तो आपको एंगल पता होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ एंगल पता है, हमें नहीं पता है, एंगल बिल्कुल नहीं पता है, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं। इक्विलेटरल होता तो 60 60 60 हो जाता, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, साइड्स अलग हैं, आप देख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये अलग है, तो आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक बात हमें पता है कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, इक्वल साइड्स इक्वल एंगल बनाती हैं बेस पर, इक्वल साइड्स इक्वल एंगल बनाती हैं बेस पर, इक्वल साइड्स इक्वल एंगल बनाती हैं बेस पर, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मैं ना कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा, तो ये भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम कंपोनेंट्स में तोड़ने जा रहे हैं, हम वेक्टर को क्या करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक करने जा रहे हैं, करते हैं ब्रेक। सबसे पहले हम ईपीबी को करते हैं, ईपीबी को ब्रेक करते हैं। तो ईपीबी इस वाले ईपीए के साथ थीटा बना रही है, तो ये इस अलोंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईपीबी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ईपीबी कॉस थीटा। और इस पे परपेंडिकुलर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ईपीबी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ईपीबी साइन थीटा। कंपोनेंट्स में तोड़ने आता है ना, बेस हो जाता है कॉस कंपोनेंट, जहां थीटा बनता है, जिस जिस लाइन के साथ थीटा बनता है वो कॉस होता है, और थीटा जिस लाइन पे बन रहा है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वहां साइन साइन कंपोनेंट होता है। ईपीबी को हमने ब्रेक कर दिया, अब हम ब्रेक करते हैं ईपीए को। देखो ईपीए का थीटा भी इसी लाइन पर बन रहा है, तो ये इस लाइन पर ईपीए का कॉस होगा, यहां पर ईपीए का भी कॉस होगा, और ईपी और इसका जो परपेंडिकुलर यानी साइन कंपोनेंट होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, देख लो ना परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईपीए साइन थीटा। अब आप क्लियरली देख सकते हो ईपीबी साइन थीटा और ईपीए साइन थीटा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में, वहीं ईपीबी कॉस थीटा और ईपीए कॉस थीटा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर ईपीए और ईपीबी एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगे। पूरी तरीके से क्यों, क्योंकि अभी हमें पता है ईपीए और ईपीबी इक्वल है, तो ईपीए साइन थीटा और ईपीबी साइन थीटा भी इक्वल होंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें ईपीए कॉस थीटा और ईपीबी कॉस थीटा की, दोनों इक्वल भी हैं और सेम डायरेक्शन में, इसी वजह से जो रिजल्टेंट है वो इधर है, क्योंकि दोनों का सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दोनों का कॉस कंपोनेंट जिस तरफ होगा उधर ही हमारा रिजल्टेंट होगा, क्योंकि साइन तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसको जब हम आगे फाइनली एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ईपीए कॉस थीटा प्लस ईपीबी ईपीए साइन थीटा। मैंने ना इसको कंपोनेंट्स में ओपन कर दिया, ठीक है, ईपीए को, और ईपीबी को भी ओपन करते हैं, ये हो जाएगा ईपीबी कॉस थीटा प्लस ईपीबी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो ईपीए साइन थीटा और ईपीबी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं यहां पर क्या बच गया, ईपीए कॉस थीटा और ईपीबी कॉस थीटा। अच्छा दोनों बराबर है, ईपीए कॉस थीटा और ईपीबी कॉस थीटा बराबर भी, क्यों, क्योंकि ईपीए और ईपीबी अगर बराबर है तो ईपीए कॉस थीटा और ईपीबी कॉस थीटा भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, दोनों में सेम। देखो ईपीए और ईपीबी बराबर है तो दोनों में अगर मैं कॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा दोनों साइड तो भी तो दोनों बराबर ही होंगे। अरे देख लो यहां पर ध्यान से, ईपीए इज इक्वल्स टू ईपीबी है कि नहीं है,
दोनों तरफ मैं कॉस का अगर मल्टीप्लाई करा देता हूँ सेम कॉस थीटा का, तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे? दोनों तरफ सेम चीज का मल्टीप्लाई कराओगे तो बराबर नहीं होंगे? होंगे ना बराबर, तो वही कह रहा हूं दोनों बराबर हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ईपीए कॉस थीटा, और ईपीबी साइन कॉस थीटा को भी मैं ईपीए कॉस थीटा ही लिख रहा हूं क्योंकि दोनों बराबर है। सॉरी, दोनों बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ईपीए कॉस थीटा, 2 ईपीए कॉस थीटा। अब ईपी कितना हो जाएगा, ईपी कैसे आएगा, हमें ईपीए का मैग्नीट्यूड पता है, कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो हमारा जो ईपी आ जाएगा वो क्या आएगा, ईपी कितना आएगा, 2 इंटू ईपी, ईपीए कितना है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना है, तो ये कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए, ये वाला ट्रायंगल उठाता हूं। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना ए, हाइपोटेनस कितना रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, बेस ए अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट कर दिया। अब यहां देखिए, यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना रूट, तो रूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रूट की जगह मैं इसकी पावर हाफ लिख सकता हूं। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब यहां पावर 1 और यहां पावर 1/2, तो क्या मिलेगा, इस 2 को ना मैं a के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूं, a को आगे ले आता हूं, a को आगे ले आता हूं, मल्टीप्लीकेशन है, आगे पीछे कहीं लिखो, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है, बेस सेम है, बेस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई पावर। ठीक है, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा। और चार्ज इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम डाइपोल होता है, यानी Q इंटू 2a क्या है, डाइपोल है, Q इंटू 2a क्या है, डाइपोल है। तो ये क्या हो जाएगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल की वजह से। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही आएगी। अगर मान लेते हैं वही कंडीशन कि ये जो ए है ये बहुत छोटा एक्स से, मतलब ये एक्स बहुत दूर है कहीं, तो उस केस में क्या होगा, जब एक्स बहुत बड़ा होगा 2a से या a से, तो उस केस में हम वहां क्या करेंगे, a को 0 रख देंगे, हम a को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो a को जब हम 0 रखेंगे, a को जब हम 0 रखेंगे तो वहां क्या बच जाएगा, नीचे a को 0 रखेंगे तो वहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि 2 इंटू 3/2 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ईपी कितना आ जाएगा, के पी अपॉन एक्स क्यूब। ये इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एक्स और ए की का डिफरेंस कम हो, एक्स और ए की दूरी कम हो, मतलब दूरी कह रहा हूं, मतलब उनके बीच का अंतर कम हो। जैसे अगर ए हमारा 5 सेंटीमीटर है और एक्स 10 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर, तो आप यू यूज करोगे, वो फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर ए बहुत छोटा हो गया, सपोज दैट ए 1 मिलीमीटर है और एक्स आपका 15 सेंटीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर और 150 मिलीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करोगे तो 150 हो जाएगा ना, 150 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 1 मिलीमीटर के आगे 150 मिलीमीटर बहुत बड़ा है, तो उस केस में आप ए को नेग्लेक्ट कर दोगे तो भी आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और यहां पर अगर हम डायरेक्शन को देखें तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, ये है डाइपोल की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो इक्वेटोरियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, क्या होती है, अपोजिट होती है। वहीं एक्सियल में सेम होती थी। और एक और चीज कंपेयर करने वाली है, वो ये है एक्सियल में, एक्सियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, अगर आपको याद हो तो वो आई थी 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल में क्या आ रही है, kp अपॉन एक्स क्यूब। यानी अगर मैं एक्सियल पॉइंट पर एक्स दूरी पर जा रहा हूं सेंटर से, तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डबल होगी एज कंपेयर टू अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर जाऊंगा सेंटर से। डाइपोल के सेंटर से अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर जा रहा हूं और डाइपोल के सेंटर से मैं एक्सियल पॉइंट पर जा रहा हूं, तो सेंटर से जब मैं एक्सियल पॉइंट पर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल अमाउंट की होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट। ये बहुत बड़ा यहां पर कंक्लूजन निकल के आया है, इसको याद रखिएगा कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्क पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे टॉर्क पर बेस्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे और फिर हम फ्लक्स और गॉस लॉ को खत्म करेंगे। प्रोबेबली 3-4 लेक्चर और हैं और ये हमारा जो है सीरीज चैप्टर 1 की ओवर हो जाएगी। फिर कुछ पीवाईक्यू भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने इस चैप्टर के लिए एमसीक्यूज बना रखे हैं, मैंने लास्ट बैच के लिए बनाए थे, हालांकि मैं 2 ही चैप्टर का बना पाया था, लेकिन आप उसको भी देख करके
क्या कर सकते हैं, अपने एमसीक्यूज वगैरह को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।